तो यहाँ हम केमिस्ट्री के हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर के कुछ और कंसेप्ट को देख लेते हैं। इसके पहले हमने रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था, जिनके दो टाइप्स होते हैं, SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। उन दोनों रिएक्शन को हमने डिटेल में पढ़ा था। अब हम यहाँ हेलो एल्केन्स के एलिमिनेशन रिएक्शन को देखेंगे और इसके बाद हेलो एल्केन्स के रिएक्शन विथ मेटल्स। ये तीन रिएक्शन ही हेलो एल्केन्स में होते हैं। एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिनमें SN1 SN2 रिएक्शन होता है, दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, और इसके बाद है रिएक्शन विथ मेटल्स। तो एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ने के पहले हम एक बार देखते हैं कि अल्फ़ा कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन क्या होता है, और सिमिलरली अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है और बीटा हाइड्रोजन क्या होता है। तो देखिए, जब भी कोई हेलो एल्केन बन रहा है तो ऐसे एज्यूम करता हूँ कि ये वाले कार्बन के संग एल्केन लगा है और बाकी जितने भी कार्बन है सब में जो डैश दिया है वो सारे हाइड्रोजन है। ओके, तो जिस कार्बन पे जिस कार्बन पे हेलोजन डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, अटैच रहता है, उस कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। और इस अल्फ़ा कार्बन के संग जो जो कार्बन अटैच रहता है उसे हम बीटा कार्बन कहते हैं। फिर इस बीटा कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच रहता है उसे हम गामा कार्बन कहते हैं। ऐसे काम होता है। और हाइड्रोजन की बात करें तो अल्फ़ा कार्बन के संग जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, जैसे कि यहाँ पर अगर कोई हाइड्रोजन अटैच्ड होता यहाँ पर, तो ये अल्फ़ा कार्बन के संग अटैच्ड है, तो ये हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन है। फिर अल्फ़ा कार्बन के संग यहाँ एक कार्बन अटैच्ड है, तो ये कार्बन बीटा कार्बन है। और अल्फ़ा कार्बन के संग यहाँ भी एक कार्बन अटैच्ड है, तो ये भी कार्बन बीटा कार्बन है। इस बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे उसे हम बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। ये भी बीटा हाइड्रोजन। और यहाँ भी बीटा कार्बन के संग 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो ये तीनों हमारे बीटा हाइड्रोजन हो गए। ओके, यहाँ पर ये गामा कार्बन है, गामा कार्बन के संग हाइड्रोजन जो अटैच्ड है वो गामा हाइड्रोजन होंगे। तो इसे पढ़ते हैं एक बार। कार्बन ऑन विच हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। ओके, एंड द कार्बन एटम एडजेसेंट टू अल्फा कार्बन इज कॉल्ड बीटा कार्बन। जो अल्फा कार्बन के नज़दीक कार्बन होते हैं उसे हम बीटा कार्बन कहते हैं। ये अल्फा कार्बन, इसे मार्क कर देते हैं, ये इसमें हेलोजन अटैच्ड है। अब देखिए, दी हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विथ अल्फा कार्बन इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। तो इस अल्फा कार्बन के संग ये हाइड्रोजन अटैच है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन हुआ। एंड दी हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विथ बीटा कार्बन इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोजन एटम। तो इस बीटा कार्बन के संग ये 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये सब बीटा हाइड्रोजन है। इस बीटा कार्बन के संग ये 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो ये दोनों बीटा हाइड्रोजन है। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब यहाँ कह रहे हैं कि व्हेन अ हेलो एल्केन विथ बीटा हाइड्रोजन एटम is heated with alcoholic solution of potassium hydroxide, there is elimination of hydrogen atom from beta carbon and halogen atom from alpha carbon। कहना ये चाह रहे हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक एल्केन है, हेलो एल्केन है, ऐसा, इसमें X लगा है और बाकी सारे H है और ये सारे H है। तो आप बताइए इसमें से दोनों में से अल्फ़ा कार्बन कौन सा है? ये वाला अल्फ़ा कार्बन है, छोटा सा अल्फ़ा यहाँ लिख देता हूँ। ये अल्फ़ा कार्बन है क्योंकि इसमें हेलोजन लगा है। फिर ये बीटा कार्बन होगा क्योंकि ये अल्फ़ा कार्बन के संग अटैच्ड है, तो फिर ये सारे बीटा हाइड्रोजन होंगे और ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है और ये हेलोजन है। कह रहे हैं कि ऐसा एक हेलो एल्केन जिसमें बीटा हाइड्रोजन हो, तो हमने ऐसा एक हेलो एल्केन बनाया जिसमें बीटा हाइड्रोजन है, ये तीनों बीटा हाइड्रोजन है। इस टाइप के हेलो एल्केन को अगर हीट किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर इसे हीट किया जाए तो देयर इज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन का कोई एक हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा। तो मैं एज्यूम करता हूँ ये वाला वो हाइड्रोजन है जो हटने वाला है। तो बीटा कार्बन का एक हाइड्रोजन हटेगा एंड अ हेलोजन एटम फ्रॉम अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन का एक हेलोजन एटम हटेगा। ओके, एलिमिनेशन। तो ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन का हेलोजन कौन सा है? ये है, सॉरी ये है, तो ये हटेगा। तो ऐसा कह रहे हैं कि जब भी एक हेलो एल्केन जिसमें बीटा हाइड्रोजन एटम है, इसे अगर हम एसिडिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ हीट करें तो एलिमिनेशन होता है किसका किसका? एक बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, मतलब एक बीटा हाइड्रोजन का, और ये अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हेलोजन है उस हेलोजन एटम का। इस दोनों का एलिमिनेशन हो जाता है, मतलब ये हट जाएंगे यहाँ से। ठीक है,
इसीलिए इनका नाम एलिमिनेशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था कि एक न्यूक्लियोफाइल चले जाते थे तो दूसरे न्यूक्लियोफाइल जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो न्यूक्लियोफाइल आकर उस मॉलिक्यूल में अटैच हो जाते थे, तो उसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते थे। एक जा रहा है और दूसरा आ रहा है। ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, यहाँ पर सिर्फ जा रहे एलिमिनेट हो रहे हैं, कोई नया कुछ आ नहीं रहा। यहाँ कौन कौन एलिमिनेट हो रहे हैं, एक हमारा बीटा कार्बन से जुड़ा जो बीटा हाइड्रोजन है वो एलिमिनेट हो रहा है, और दूसरा अल्फा कार्बन से जुड़ा जो हेलोजन एटम है वो एलिमिनेट हो रहा है। ये दोनों एलिमिनेट हो जा रहे हैं, इसलिए इनका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इनको हम डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि नाम ही कह रहा है, डी मतलब हटाना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब ये एक्स, और जिनेशन मतलब हुआ प्रोसेस। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम हाइड्रोजन और हेलोजन को हटा रहे हैं, तो वही हो रहा है यहाँ पर। एक हाइड्रोजन एक हेलोजन को हटाया जा रहा है, तो इसे डीहाइड्रो हेलोजिनेशन भी कहते हैं। और इस डीहाइड्रो हेलोजिनेशन प्रोसेस में हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, एल्कीन मिलता है प्रोडक्ट। ये देखिए एल्कीन कैसे मिल रहा है यहाँ पर एल्कीन प्रोडक्ट। आप देखिए ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ये कार्बन है। तो यहाँ पर जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि एलिमिनेशन हो रहा है, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन रख लेगा और हाइड्रोजन को H+ बनाकर विदा कर देगा, बाहर भेज देगा। ओके, अब अगर यहाँ पर भी बॉन्ड क्लीवेज होगा, ये हेलोजन है और ये कार्बन है, इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हेलोजन है। तो ये दोनों बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ये हेलोजन रख लेंगे और इस कार्बन को C+ बना देंगे और खुद X- बनकर यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस कार्बन का क्या हुआ, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस हेलोजन ने ले लिया, तो ये कार्बन हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज्ड। बाकी दो हाइड्रोजन तो जैसे थे वैसे है, और साथ में एक कार्बन ये वाला है। इस कार्बन का क्या हुआ, इस कार्बन का ये जो हाइड्रोजन है इसने अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देकर चले गए, तो इस कार्बन पे हो गया नेगेटिव चार्ज, और साथ में जो दो हाइड्रोजन है वो है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, दूसरे कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये कार्बन अगर अपना दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए रख दे तो ये इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और इनका चार्ज भी न्यूट्रल हो जाएगा, इनका चार्ज भी न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि इनका एक इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा है वो बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया और इनके पास जो इलेक्ट्रॉन नहीं था वो बॉन्ड से इनको एक इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है। देयरफॉर यहाँ पे एक और बॉन्ड इनके बीच में बन जाएगा, जिसे मैं यहाँ पर रेड से डिनोट कर रहा हूँ। ये दूसरा बॉन्ड भी इनके बीच में बन जाएगा और ये जो चार्ज है यहाँ पर माइनस और प्लस, ये दोनों चार्ज हट जाएंगे। देयरफॉर अभी हमको क्या मिलेगा, एक एल्कीन मिलेगा। तो यही इसलिए कह रहे हैं कि डीहाइड्रो हेलोजिनेशन प्रोसेस है और एल्कीन इज़ फाउंड एज ए प्रोडक्ट, और इसे हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर जब एलिमिनेशन हो रहा है तो एक हेलोजन जा रहा है और एक हाइड्रोजन जा रहा है। तो हाइड्रोजन तो यहाँ से भी जा सकता था, अल्फ़ा का हाइड्रोजन, लेकिन नहीं ना, यहाँ पर बीटा का हाइड्रोजन ही एलिमिनेट होता है और अल्फ़ा का हेलोजन, इसलिए इस रिएक्शन का नाम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी है। तो हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है एक एल्कीन, और साथ में क्या मिल रहा है, यहाँ से एक H+ मिल रहा है और X- मिल रहा है, वो भी है यहाँ पर H+ और X-, ये दो चीज़ भी है यहाँ पर। अब आप ये सोचिए कि ये रिएक्शन ऐसा हो ही क्यों रहा था। अगर मैं इसे अकेला छोड़ दूँ तो ये कभी होगा नहीं, ये ऐसा ही बना रहेगा हेलो एल्केन। लेकिन हेलो एल्केन से एल्कीन बना ही क्यों, क्योंकि अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसे दिया गया। इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में उसे क्या मिला, इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में इसे मिला एक बेस, KOH क्या है, एक बेस है। ठीक है, तो ये बेस मिला है। बेस में मैं कह सकता हूँ KOH को ब्रेक करे अगर, तो KOH को ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं K+ एंड OH-। तो ये जो OH- है ना, ये ही एक्चुअली एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम कर रहा है, या आप कह सकते हैं बेस के जैसा काम कर रहा है। जैसे हमारे SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता था कि एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा था जो दूसरे न्यूक्लियोफाइल को जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल था उसे रिप्लेस करके खुद उसके जगह ले लेते थे। यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल किसी का जगह नहीं ले रहा, बल्कि इस कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन निकाल ले रहा है और निकाल कर इसके संग अटैच हो जा रहा, जुड़ जा रहा है। और डिटेल में थोड़ा समझेंगे, यहाँ देखते हैं। देखिए ये हमारा हेलो एल्केन है, इसमें कुछ भी नहीं, जस्ट हाइड्रोजन, और सारे हाइड्रोजन है यहाँ पर दिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन मान लेता हूँ ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। फिलहाल हम इस हाइड्रोजन पे इंटरेस्टेड है क्योंकि ये हाइड्रोजन ही एलिमिनेट होने वाला है
और ये हैलोजन एलिमेंट होने वाला है। तो इस ये दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ गए और ये जब निकल जाएगा यहाँ से तो X- बन जाएगा, ठीक है। ये हो जा रहा था C+ क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया। यहाँ पर ये हाइड्रोजन भी इससे विदा ले रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस यहाँ दे देंगे इस कार्बन को, तो कार्बन हमारा C- हो जाएगा। अब ये माइनस और प्लस दोनों एक साथ बॉन्ड बनाएंगे तो ऐसा हो गया। देखिए ये जो एक बॉन्ड और एक बॉन्ड है, ये दोनों ये बॉन्ड है, और यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड है, ये दोनों ये बॉन्ड है। यहाँ से ये बॉन्ड हट गया और यहाँ से ये बॉन्ड हट गया, ओके। अब ये जो H यहाँ से हटकर जा रहा है H+ बनकर, उनका क्या हो रहा है, ये H+ यहाँ पर जो बेस है उनके साथ रिएक्ट कर रहा है। बेस मतलब ये KOH का जो K है और OH- है ना, तो ये OH- के साथ ये B को हम OH- समझ सकते हैं। तो OH- के संग ये H+ कॉम्बाइन करके यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि ये HO2 बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर, और X-, ठीक है, X- जो यहाँ से X निकला था वो X-, ऐसा हो रहा है। अब ये रिएक्शन हुआ क्यों, एक्चुअली ये रिएक्शन हुआ इस बेस के कारण, KOH के कारण, ये बेस के कारण, इसे हम B- से डिनोट कर रहे हैं। ये देखिए B स्टैंड्स फॉर बेस एंड X क्या है हमारा, X है हैलोजन दैट इज ए लिविंग ग्रुप, ये छोड़कर जाने वाला है। पिछले रिएक्शन में क्या होता था कि ये X जाता था और उसके जगह एक नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल आकर यहाँ अटैच हो जाता था, लेकिन इस रिएक्शन में ये जो न्यूक्लियोफाइल है या बेस है वो आकर यहाँ अटैच नहीं हो रहा, बल्कि एक हाइड्रोजन या प्रोटॉन कह सकता हूँ इस एल्केन से हेलो एल्केन से निकाल ले रहा है, निकाल कर उसके संग जुड़कर वो सेटिस्फाई हो जा रहा है। इसे अपने माइनस चार्ज को कहीं तो न्यूट्रलाइज करना है। पहले क्या होता था, इसे इस बॉन्ड को तोड़कर इसके ये कैटायन बन जाता था कार्बन हमारा, उस कैटायन के संग ये हमारा न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैच होता था, तो इनका नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस हो गया और वो एक कंपाउंड बना दिए, सब्स्टिट्यूशन हुआ यहाँ पर। इस केस में सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा, इस केस में एलिमिनेशन हो रहा है कि जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का वो एक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर ले रहा है, निकाल ले रहा है या खींचकर बाहर निकाल ले रहा है, निकाल कर उसके संग सिर्फ कम अपना एक प्रोडक्ट बना ले रहा है, HB ऐसे करके कह सकता हूँ, या BH ऐसा बॉन्ड बना ले रहे हैं, बाकी इसे ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। अब जो ऐसे ही छोड़ रहे हैं ये X भी निकल जा रहा है, तो ये दोनों मिलकर एक यहाँ पर एल्कीन बना लेते हैं। तो ऐसे हमें समझना है कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, यहाँ पर एलिमिनेशन हो रहा है। किनका एलिमिनेशन हो रहा है, एक बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो रहा है, जिसके संग ये हमारा जो बेस है या न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं, ये कॉम्बाइन होकर एक प्रोडक्ट बना ले रहा है, X- अलग से निकल जा रहा है, और बाकी जो यहाँ प्रोडक्ट बच जा रहे हैं वो है एल्कीन, डबल बॉन्ड वाला एल्कीन। अब देखिए यहाँ तो कोई इशू नहीं था, क्योंकि इस अल्फा कार्बन है और एक बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन एक ही है, तो बीटा कार्बन के हाइड्रोजन भी ये 3 होंगे, इस तीनों में से ही कोई एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन होते, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए ये वाले में, अगर ये हमारा कंपाउंड है, ये है क्या, एक हेलो एल्केन है, एल्काइल हैलाइड कह सकते हैं, हेलो एल्केन, यहाँ पर 2 नंबर कार्बन पे ब्रोमीन लगा है। अब यहाँ पर आप देखिए कि अल्फ़ा है कार्बन कौन सा है, ये हमारा अल्फ़ा कार्बन है क्योंकि इसमें हेलोजन लगा है। बीटा कार्बन कौन सा होगा, ये भी एक बीटा कार्बन है और ये भी एक बीटा कार्बन है। तो जब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो ऑब्वियसली ये वाला Br तो जाएगा ही, लेकिन H जो है हाइड्रोजन वो कौन से बीटा कार्बन से जाएगा, ये इस बीटा कार्बन से जाएगा कि इस बीटा कार्बन से जाएगा, ये कन्फ्यूजन है ना। तो इस कन्फ्यूजन को सॉर्ट करते हैं ये वाला रूल जिनका नाम है सेट-जेफ रूल। यहाँ पर Z को S पढ़िए और S को Z पढ़िए, तो आप सेट-जेफ रूल पढ़ पाएंगे इसे। सेट-जेफ रूल क्या कहता है कि जब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होगा तो द प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन, जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो ऑब्वियसली एल्कीन बनने वाला है, तो वो उस टाइप का एल्कीन होगा जिस एल्कीन में ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड टू दी डबली बॉन्ड कार्बन एटम। जो कार्बन एटम डबल बॉन्ड कार्बन एटम बनने वाला है उसके साथ ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए। तो आप देखिए अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकले तो इस साइड डबल बॉन्ड बनेगा, और अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकले तो इस साइड डबल बॉन्ड बनेगा। इस साइड वाले डबल बॉन्ड को मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो 2 ऑप्शन है, अगर ये वाले से हाइड्रोजन निकले तो इधर डबल बॉन्ड बनेगा, और ये वाले से अगर हाइड्रोजन निकले तो इधर डबल बॉन्ड बनेगा। अब देखिए डबल बॉन्ड बनने के बाद ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन के संग इतना बड़ा एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है, और है ना,
लेकिन अगर यहाँ डबल बॉन्ड बनता है तो इसके संग और क्या कनेक्टेड है, कुछ नहीं कनेक्टेड है। तो इसका दो प्रोडक्ट क्या है, जो रेड वाला प्रोडक्ट मैंने दिखाया वो ये है, देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है और ये डबल बॉन्ड कार्बन के संग जो 3 नंबर कार्बन है इसके संग देखिए ये 4 और 5 भी कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ 2 के साथ जो डबल बॉन्ड 1 बना रहा है ये वो डबल बॉन्ड 1 वाले कार्बन के संग और कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। तो जहाँ ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स मिलेगा वो वाला ही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। देयरफॉर यहाँ पर इस वक्त ये इस साइड के हाइड्रोजन जो है वो एलिमिनेट होंगे और ये वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और जो दूसरे साइड वाला प्रोडक्ट है वो हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। तो देखिए 2 ब्रोमो पेंटेन, इसे अगर अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया जाए तो दो प्रोडक्ट बन रहा है, एक मेजर एक माइनर। मेजर प्रोडक्ट का नाम है पेंट 2 इन, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 तो 2 पे डबल बॉन्ड है, पेंट 2 इन। और जो माइनर प्रोडक्ट है उसका नाम है 1 2 3 4 5 पेंट 1 इन। ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है। किस रूल से आ रहा है, सेट-जेफ रूल से ये हमें मिल रहा है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर सीख लिया। अच्छा, अब आते हैं एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि जब हो क्या रहा है दोनों ही केस में कि एक हमारा हेलो एल्केन है जिसे हम ऐसे चलिए RX से डिनोट करते हैं। इस हेलो एल्केन के साथ कोई न्यूक्लियोफाइल NU माइनस, या हम इसे बेस भी फिलहाल के लिए समझ सकते हैं, कोई एक बेस है। बेस इसलिए समझ सकते हैं कि बेस क्या होता है। आप देखिए अगर मैं लुईस एसिड की बात करूं तो लुईस एसिड बाय डेफिनेशन क्या है, ऐसा एक स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला है, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो होते हैं लुईस एसिड। और लुईस बेस क्या होता है, लुईस बेस होता है ऐसा एक स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल तो NU ऐसे माइनस से डिनोट करते हैं। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल मतलब अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस। अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस कौन होगा, जिनमें खुद इलेक्ट्रॉन रिच हो, तभी तो वो न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच। अभी इलेक्ट्रॉन रिच कैसे हो सकता है, दो ऑप्शन है, या तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाए या तो इनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिले। ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और लुईस बेस मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का डोनेटर या डोनर, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच है, वो भी ले देकर इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करने वाले हैं। तो इसलिए हम बेस या न्यूक्लियोफाइल को एक साथ ऐसे समझ सकते हैं। तो हमें करना क्या होता है, जो भी रिएक्शन हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, हमने एक एल्काइल हैलाइड को एक न्यूक्लियोफाइल या एक बेस के संग रिएक्ट कराया और क्या चाह रहे थे कि हमारा प्रोडक्ट क्या मिलता है। सब्स्टिट्यूशन में ये मिल रहा था कि ये x चला जाता था और ये न्यूक्लियोफाइल इसके संग जुड़ जाता था, ऐसे प्लस x माइनस, ऐसे x माइनस निकल के बाहर और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ गया। तो ये एक हमारा सब्स्टिट्यूशन होता था। दूसरी तरफ एलिमिनेशन में क्या होता था कि ये हमारा जो R है, ये R एल्कीन बन जाएगा, एल्केन से एल्कीन डबल बॉन्ड वाला, और इसमें से एल्कीन बनेगा तो एक हाइड्रोजन इसमें से निकलेगा ना R से, वो हाइड्रोजन इस बेस के संग जुड़कर H और B, ये B स्टैंड्स फॉर बेस, ऐसा एक रिएक्शन बना ले रहे हैं। और जो X यहाँ से निकल रहा है वो X माइनस के जैसे ही रह जा रहा है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन सिर्फ निकलकर इस बेस के संग अटैच होकर H और B, मतलब H और B स्टैंड फॉर बेस, ऐसा एक बॉन्ड यहाँ पर बना ले रहे हैं। ठीक है। तो पहला रिएक्शन में बेस या न्यूक्लियोफाइल खुद चलकर जाता था और इस R के संग बॉन्ड बनाता था, इसे सब्स्टिट्यूशन कहते थे, और X को बाहर निकल दे रहा था। दूसरे रिएक्शन में, दूसरे टाइप में, ये बेस खुद चलकर यहाँ नहीं जा रहा, बल्कि इस R में से एक हाइड्रोजन निकाल ले रहा है और उसके संग कॉम्बाइन होकर HB बना ले रहा है। क्योंकि बेस है क्या, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, किसे डोनेट करेगा, तो इस R में से एक हाइड्रोजन खींचकर निकाल ले रहा है, तो वो H प्लस बन जाता है ना, हाइड्रोजन निकलता है तो H प्लस के संग ये बेस रिएक्ट मतलब कॉम्बाइन होकर HB बना ले रहा है। और जब ये R में से बेस R में से जब H निकल जा रहा है तो एल्कीन बन जा रहा है। लाजमी सी बात है ना, ऐसा था। तो देखिए एक X निकलेगा, एक H निकलेगा, ये H निकल गया और ये X निकल गया। ये H निकल के क्या हुआ, बेस के संग अटैच हो रहा है, और X निकल के क्या हो रहा है, X माइनस बन जा रहा है, ये वाला X माइनस। फिर ये जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है इतना सा, इसे मार्क कर देता हूँ ऐसे, ये वाले, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये और ये,
इतने, बाकी ये एक्स और एच तो चला गया। ये क्या करेंगे आपस में, ये एक बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड करके, तो ये बन गए हमारे एल्किन, इसलिए यहाँ पर एल्किन लिखा गया। तो ये दो मेथड है, दो रास्ता है जिससे एक न्यूक्लियोफाइल या बेस एक हैलोजन के संग रिएक्ट कर सकता है। एक रास्ता है सब्स्टिट्यूशन का और दूसरा वे आउट है एलिमिनेशन का। तो कौन सा फॉलो होगा, सब्स्टिट्यूशन कब होगा, एलिमिनेशन कब होगा, ये हम कैसे समझेंगे कि कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, कहाँ पर एलिमिनेशन होने वाला है। तो उसी के लिए यहाँ पर एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन की डिटेल हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि व्हेन एन एल्काइल हैलाइड विद बीटा हाइड्रोजन रिएक्ट विद अ बेस और अ न्यूक्लियोफाइल इट हैज़ टू कॉम्पिटिटिंग रूट। उनके पास दो ऑप्शन होता है, ये दो ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए एक सब्स्टिट्यूशन का ऑप्शन है, एक एलिमिनेशन का ऑप्शन है। देखिए एक सब्स्टिट्यूशन का ऑप्शन है जो SN1 या SN2 के जरिए हो सकता है, और दूसरा ऑप्शन है एलिमिनेशन का। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है एलिमिनेशन का। अब कौन सा रूट फॉलो होगा ये किस पर डिपेंड करता है, देखिए द रूट विच विल टेक अप डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द एल्काइल हैलाइड, कि जो एल्काइल हैलाइड ये वाला है वो किस टाइप का एल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, इस एल्काइल हैलाइड के नेचर पर डिपेंड करेगा, उसके डिटेल हम पढ़ेंगे। साइज ऑफ द बेस और न्यूक्लियोफाइल, जो ये बेस या न्यूक्लियोफाइल है ना, इसके साइज पे डिपेंड करेगा, ये बड़ा है कि छोटा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। स्ट्रेंथ ऑफ द बेस और न्यूक्लियोफाइल, ये बेस या न्यूक्लियोफाइल जो है इसके स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करेगा कि ये कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। अगर ये स्ट्रांग है तो एक टाइप का रिएक्शन होगा, वीक होगा तो एक टाइप का रिएक्शन होगा। और रिएक्शन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा रिएक्शन कैसे कैसे सॉल्वेंट में हो रहा है, पोलर सॉल्वेंट में हो रहा है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में हो रहा है। तो सबसे पहले नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड के ऊपर जाते हैं। तो हमने जब SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ा था उस वक्त ही हमने ये पढ़ा था कि SN1 रिएक्शन में क्या हो रहा था, SN1 रिएक्शन में होता था कि 3rd डिग्री एल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था और स्टेबल था, 2nd डिग्री उसके बाद, 1st डिग्री उसके बाद, और लास्ट में था हमारा मिथाइल हैलाइड। ऐसे थे इनके रिएक्टिविटी के ऑर्डर। और जब हम SN2 रिएक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि सबसे फास्ट रिएक्शन होगा मिथाइल हैलाइड का और इजी SN2 रिएक्शन में, उसके बाद होगा 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री और फिर लास्ट में 3 डिग्री, ये हमने पढ़ा। ऐसा क्यों, क्योंकि SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। स्टेप 1 में हमें मिलता है कैटायन, कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन की बात करें तो 3rd डिग्री कार्बोकैटायन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू 2 डिग्री, कंपेयर टू 1 डिग्री एंड कंपेयर टू मिथाइल कैटायन। तो इसलिए ये इसकी SN1 में ये ऑर्डर फॉलो होता है। SN2 में क्या बनता है, वो एक ही स्टेप में होता है और वहाँ पर जो कार्बन है उसके संग 3 चीज़ें तो जुड़ी है, एक X निकल के जा रहा है और दूसरे तरफ से एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है। ठीक है, इस न्यूक्लियोफाइल को जुड़ने के लिए यहाँ पर जगह चाहिए। अगर बड़े बड़े यहाँ पर कंपाउंड्स लगे रहेंगे तो इस न्यूक्लियोफाइल को, इस कार्बन को अटैक करने के लिए जगह नहीं मिलेगा। हमने ये सब पहले देखा है, एक बार और पिक्चर दिखा देता हूँ जिससे आपको इजी अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। जब हम न्यूक्लियोफाइल में SN2 रिएक्शन को पढ़ रहे थे, काफ़ी आगे है लेकिन देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर ये बात कही जा रही थी कि जब SN2 रिएक्शन में क्या होता है, ये हमारा एक एल्काइल हैलाइड है, इसके इस तरफ राइट हैंड साइड में X जुड़ा है ऑलरेडी, जो लिविंग ग्रुप है, जो छोड़कर जाने वाले हैं, और ये न्यूक्लियोफाइल इसके लेफ्ट हैंड साइड से इसे अटैक करेंगे, मतलब ऑपोजिट साइड से। अब अगर यहाँ पर छोटे एटॉम्स रहे, जैसे हाइड्रोजन सिर्फ रहे, तो इसको ईजी है इस कार्बन तक पहुँचने में। ठीक है, तो इसलिए मिथाइल हैलाइड जब रहेगा, मिथाइल हैलाइड, तो देखिए SN2 रिएक्शन ईजिली हो सकता है, इससे होने में ज़्यादा सुविधा है। लेकिन यहाँ पर अगर ये 1 डिग्री कार्बन हो, मतलब 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो, मतलब यहाँ पे कार्बन है और इस कार्बन के संग भी H3 है, मतलब कि 3 और हाइड्रोजन रहेंगे ऐसे, तो इनका जगह थोड़ा कम हो गया यहाँ इस कार्बन में एंटर करने के लिए, इस रेड वाले कार्बन में एंटर करने के लिए इस न्यूक्लियोफाइल का। अगर ये 2 डिग्री हो तो यहाँ पर भी फिर एक कार्बन रहेगा और H3, मतलब कि फिर 3 हाइड्रोजन, और जगह कम हो गया। अगर ये 3 डिग्री होता तो यहाँ भी एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन, और जगह कम हो जा रहा है।
तो जैसे जैसे यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ेगा, इस न्यूक्लियोफाइल का इस रेड वाले कार्बन पे अटैक करने की चांसेस कम हो जाएगी, इसे जगह ही नहीं मिलेगा अंदर आने के लिए। तो इसलिए मिथाइल हैलाइड में ज़्यादा अच्छा रिएक्शन होता है, फिर 1 डिग्री में कम, 2 डिग्री में कम और 3 डिग्री में सबसे कम। तो ये हमारा रिएक्शन डिपेंड करा किसके ऊपर, कि नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, कि एल्काइल हैलाइड हमारा कैसा है, 1 डिग्री वाला है, 2 डिग्री वाला है कि 3 डिग्री वाला है। तो इसके ऊपर हमारा ये डिपेंड करेगा कि वो कौन सा मेथड लेगा, SN1 या SN2। ठीक है, हमने ये भी देख लिया। अच्छा, ये यहाँ पर हम पढ़ रहे थे नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड प्रेफर्स SN2, देखिए ये वाला SN2 1 डिग्री प्रेफर करता है और SN1 3 डिग्री प्रेफर करता है। ठीक है, ये हमें समझ आया। अब साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर आते हैं कि न्यूक्लियोफाइल के साइज पे कैसे डिपेंड करता है। तो आप खुद देखिए, यहाँ पर मैं बताता हूँ कि अगर न्यूक्लियोफाइल का साइज छोटा है तो वो चलकर जाकर हमारे जो पहले से एग्जिस्टिंग एल्काइल हैलाइड है उसके उस कार्बन पे अटैक करेगा। चाहे अटैक करने के बाद वो SN1 मेथड फॉलो करे या SN2 मेथड फॉलो करे, लेकिन जाकर अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूशन करेगा। लेकिन अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल बहुत बड़ा हो, बल्कियर हो, तो वो खुद जाकर उस C को पीछे से अटैक करने की उसकी टेंडेंसी कम हो जाती है। उसे चाहिए होता है कि मैं नेगेटिव चार्ज हूँ, अब मैं इतने बड़े कार्बोकैटायन के पीछे, मैं खुद इतना बड़ा हूँ तो मैं इतने बड़े कार्बोकैटायन के पीछे अटैक करने क्यों जाऊँ। इससे अच्छा है कि मुझे एक हाइड्रोजन मिल जाए, कहाँ से, एल्काइल हैलाइड से मुझे एक हाइड्रोजन मिल जाए और उस हाइड्रोजन के संग मैं कॉम्बाइन करके ये वाला HB बना लेता हूँ। और जब ये एल्काइल हैलाइड से हाइड्रोजन और हैलाइड दोनों निकल जाएंगे तो ये हमारा एल्काइल हैलाइड एल्कीन बन जाएगा। तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल, ये जो न्यूक्लियोफाइल है काफ़ी बड़ा है साइज़ में, तो ये खुद हमारा R के पास नहीं जाएगा और RNU करके जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो नहीं करेगा, बल्कि इस R में से एक हाइड्रोजन निकाल लेगा और खुद बन जाएगा HB, हाइड्रोजन के संग कॉम्बाइन करके HB बन जाएगा और ये इसे क्या छोड़ देगा, एज ए एल्कीन छोड़ देगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल बड़ा है साइज़ में तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, वो हाइड्रोजन यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेना चाहेंगे, ना कि खुद इतना बड़ा होकर R के पास जाना चाहे। और अगर ये हमारा न्यूक्लियोफाइल छोटा है तो फिर ये हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा, ये खुद R के संग जाकर यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। इतनी सी बातें हैं बस। देखिए लिटरेचर में यही लिखा है। A bulkier nucleophile will prefer to act as a base and undergo elimination reaction by abstracting a proton rather than undergoing substitution reaction by approaching a tetravalent carbon atom। तो बल्कियर है तो वो एक हाइड्रोजन या प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेना, निकाल लेना ज़्यादा आसान समझेगा, ना कि एक कोवैलेंट कार्बन एटम को अप्रोच करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना। सिमिलरली लाइटर न्यूक्लियोफाइल, जो छोटा सा न्यूक्लियोफाइल होता है, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना चाहता है, ना कि हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके एलिमिनेशन रिएक्शन करना चाहे। तो ये एक बात हो गया कि बल्कियर न्यूक्लियोफाइल होता है जिसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, ये मार्क किया जा सकता है कि बल्कियर न्यूक्लियोफाइल अंडरगोज एलिमिनेशन रिएक्शन एंड लाइटर न्यूक्लियोफाइल प्रेफर्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, फिर स्ट्रेंथ ऑफ बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। हमने ये पढ़ा है कि जब SN1 रिएक्शन होता है तो SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में हमें कार्बोकैटायन मिलता है ऐसा, तो बना बनाए कार्बोकैटायन मिल गया फर्स्ट स्टेप में, स्टेप 1 में। और स्टेप 2 का क्या काम है, स्टेप 2 में बस जो न्यूक्लियोफाइल पड़ा था उस न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बोकैटायन के संग जोड़ना है। तो एक बना बनाया कार्बोकैटायन अवेलेबल था, इस न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन कैटायन के संग जोड़ना था स्टेप 2 में। तो ये न्यूक्लियोफाइल वीक भी होता ना, तो इससे तो बना बनाया एक कार्बोकैटायन मिल ही रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल आराम से इससे जुड़ सकता है। देयरफॉर एक वीक न्यूक्लियोफाइल भी रहे तो भी SN1 रिएक्शन हो सकता है। SN2 रिएक्शन में क्या होता था, SN2 रिएक्शन में उसे लड़कर एक कार्बन को हटाना पड़ता था, लड़कर एक हैलोजन को हटाना पड़ता था। ये हैलोजन था। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो पीछे से इसे अटैक कर रहा है वो इस यहाँ से कार्बन से जुड़ेगा और इस न्यूक्लियोफाइल को हटाएगा।
तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तभी ये इस कार्बन से जुड़ सकता है और इस न्यूक्लियोफाइल को बाहर हटा सकता है। अगर ये वीक न्यूक्लियोफाइल हो तो इसके संग जुड़ के इस X को बाहर नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ SN2 रिएक्शन में इस न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही बातें यहाँ लिखी है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड टू अंडरगो SN2 रिएक्शन वाइल स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसे बना बनाए कार्बोकैटायन स्टेप 1 से ही मिल जा रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन SN2 रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है इन SN1 रिएक्शन। ओके, और एक यही बात है कि अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये फेवर करता है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ओवर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और अगर न्यूक्लियोफाइल वीक है तो इट फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन ओवर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि अगर वो वीक है तो वो सब्सटीट्यूशन नहीं कर पाएगा, उसे कोई हाइड्रोजन दे दे और वो हाइड्रोजन के संग कॉम्बाइन होकर HB बना लेता है, ये वाला। अगर वो वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल वीक है, तो यहाँ पर आकर इसे अटैक करके इसे भगा कर इसके जगह को नहीं ले पाएगा। उस वक्त ये चाहेगा कि ये R जो है ये हाइड्रोजन इसे दे दे और वो H और B एक कंपाउंड बना लेगा और फिर वो सेटिस्फाई होकर रहेगा। ये HB जो है वही यहाँ पर हमें ऐसे दिखा रहे थे, ये देखिए BH या HB, ये ठीक है ना। ये जो बेस था या न्यूक्लियोफाइल था, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से एक प्रोटॉन खींच लिया अपने पास, दोनों मिलकर H और B बना दिए और यहाँ से X निकल के बाहर X- बन गया, फिर जो बचा था रिमेनिंग वो एल्कीन बन गया। ओके, तो ये सारा खेल इसी बात का है कि ये न्यूक्लियोफाइल खुद चलकर जा रहा है हेलो एल्कीन के पास रिएक्शन करने के लिए, कि सिर्फ हेलो एल्कीन से एक हाइड्रोजन खींचकर ऐसा बन जा रहा है, HB बन जा रहा है। अगर ये एक हाइड्रोजन सिर्फ खींचकर एक HB बन जा रहा है तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, और खुद जा रहा है इसके पास अटैच होने के लिए, तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। इतनी सी बातें हैं बस, कंडीशंस तो हमने यहाँ पर पढ़ा है, इसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और एक लास्ट है रिएक्शन कंडीशन, हमने पहले ही पढ़ा था SN1 रिएक्शन में प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है, SN1 रिएक्शन में प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है, और SN2 रिएक्शन में अप्रोटिक सॉल्वेंट से ही SN2 रिएक्शन हो जाता है। प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 में क्यों चाहिए? क्योंकि SN1 में ऐसा था, X था और ये हमारा हेलोजन था, थोड़ी देर बाद क्या होना था, ये इसे ऐसे बन जाना था कार्बोकैटायन, स्टेप 1 की बात कर रहा हूँ, और X-, तो ये X यहाँ इस कार्बन को छोड़कर क्यों बाहर निकलेगा? तो अगर इसे सप्लाई मिले हाइड्रोजन का H+ का, जो ये प्रोटिक सॉल्वेंट देगा, तो H+ मिलेगा, तो ये X- यहाँ से बाहर निकल के इस H+ के संग कॉम्बाइन होकर यहाँ एक प्रोडक्ट बना लेगा, ताकि हमें कार्बोकैटायन मिलता रहे। ओके, नहीं तो इस X को इस C को छोड़कर जाने की तो कोई कारण नहीं बन सकती यहाँ पर। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर देख ली। अब कंक्लूजन ये ड्रॉ करना है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, मतलब जो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है, उसमें जनरली SN2 रिएक्शन हो रहा है। जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है उसमें SN1 या एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकता है, और जो टर्सरी हैलाइड है उसमें SN1 या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकता है। प्राइमरी में SN2, सेकेंडरी में SN2 या एलिमिनेशन, टर्शियरी में SN1 या एलिमिनेशन। ओके, तो इसके साथ हमारा जो सेकेंड रिएक्शन है हेलो एल्केन्स का, जो था एलिमिनेशन रिएक्शन, वो भी खत्म हुआ। फर्स्ट था हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें SN1 SN2 पढ़ा, सेकेंड था एलिमिनेशन रिएक्शन, फिर हमने एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन सा कब होगा, क्या क्या कंडीशंस है, वो हमने पढ़ लिए। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं थर्ड, जो है हेलो एल्केन्स का रिएक्शन विथ मेटल्स। तो यहाँ हम पढ़ना शुरू ही करेंगे नंबर 1 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, देखिए, जब ये हमारा हेलो एल्केन मैग्नीशियम मेटल के संग रिएक्ट करता है, क्योंकि ये हम किस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं, रिएक्शन विथ मेटल्स, तो हेलो एल्केन जब मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। कैसे? देखिए, हेलो एल्केन है, ये एक मैग्नीशियम मेटल के संग रिएक्ट कर रहा है इन ड्राई ईथर, तो क्या बन रहा है, RMgX। ये जो Mg है ना, ये बीच में घुस जाता है यहाँ पर। ओके, तो ये RMgX बना रहा है, ये Mg यहाँ आ जा रहा है, तो RMgX बना रहा है। ये RMgX जो है इसे ही हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, वेयर X स्टैंड्स फॉर क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। ओके,
तो इसका एक एग्जांपल ऐसे लिखे, आर को लिख सकता हूँ मिथाइल ग्रुप, मिथाइल, एम को लिख सकता हूँ Mg, मतलब ये Mg को Mg, और एक्स को लिख सकता हूँ मान लीजिए क्लोरीन। तो ये हमारा हो गया CH3MgCl। ये एक गिगनार्ड रिएजेंट है। ओके, अच्छा, इसे ड्राई ईथर में ही क्यों करते हैं, इसका एक रीज़न है, थोड़ी देर में समझेंगे। तो ये ड्राई ईथर जो है इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि गिगनार्ड रिएजेंट जब बन रहा है तो इसके ऊपर थोड़ा फोकस करके इसके बारे में और थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। तो गिगनार्ड रिएजेंट को अगर फोकस किया जाए तो यहाँ आर के संग Mg का एक बॉन्ड बन रहा है जो कोवैलेंट बॉन्ड है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है और ये हाईली पोलर है, क्योंकि मैग्नीशियम और कार्बन को कंपेयर किया जाए तो मैग्नीशियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कंपेयर टू कार्बन, और कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब ये बॉन्ड बन रहा है तो इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कौन अपने तरफ ज़्यादा खींच पाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो कार्बन है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के तरफ ज़्यादा आ जाते हैं, तो ये डेल माइनस, मैग्नीशियम से दूर चले जाते हैं तो डेल प्लस। ठीक है, यहाँ तक हमने समझा, ये है कोवैलेंट बॉन्ड। और मैग्नीशियम और ये एक्स जो है, एक्स स्टैंड फॉर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये मैग्नीशियम और आयोडीन या मैग्नीशियम या ब्रोमीन या मैग्नीशियम या क्लोरीन का जो बॉन्ड होगा ये बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है। देखिए आयनिक बॉन्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं होता, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम और हेलोजन में हेलोजन हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देयरफॉर वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पूरा ही ट्रांसफ़र ले लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन इनसे छीन कर इनके पास आ गए। तो ये डेल माइनस और ये डेल प्लस, तो ये दोनों बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है, ये ध्यान रखना है। और ये दोनों बॉन्ड जो है ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ये भी ध्यान रखना है, लेकिन हाईली पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, थोड़ा लिटरेचर देखते हैं। इन गिगनार्ड रिएजेंट द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड, जिसे Rg कह रहे हैं, इज कोवैलेंट बट हाईली पोलर विथ कार्बन पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम टुवर्ड्स इटसेल्फ। कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच ले रहे हैं। मैग्नीशियम हेलोजन बॉन्ड जो बन रहा है जिसे Mg कहते हैं, Mgx कहते हैं, दैट इज आयनिक इन नेचर। यहाँ तक हमने समझ लिया। ठीक है, और थोड़ा गिगनार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे कि गिगनार्ड रिएजेंट इज हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्ट्स विथ एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन। मतलब इसे H+ सिर्फ चाहिए, कहीं से भी मिल जाए, चाहे वो H+ इसे वाटर से मिल जाए या एल्कोहल से मिल जाए या एमीन से भी मिल जाए, NH2 यहाँ से भी H+ मिल जाए, कहीं से भी इसे H+ मिल जाए, वो फट से उसके संग रिएक्ट कर जाते हैं। इसलिए ये गिगनार्ड रिएजेंट हाईली रिएक्टिव है। ओके, और इसी यही कारण है कि इनका जब मैन्युफैक्चर हो रहा है, जैसे यहाँ पर ये गिगनार्ड रिएजेंट बन रहा है ना, इसी वक्त हम इसे ड्राई ईथर में ही निकालते हैं। मतलब ये प्रोडक्ट जब बन रहा है गिगनार्ड रिएजेंट तो बन रहा है और सीधा ड्राई ईथर के अंदर जा रहा है, क्योंकि अगर इसे एटमॉस्फेयर में भी रख दिया जाए, ओपन में भी रख दिया जाए, तो जो हवा में जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर से भी वो H निकाल लेगा और दूसरा कुछ कंपाउंड बन जाएगा। वो दूसरा क्या कंपाउंड बनेगा यहाँ पर हमने उसे पूरा पढ़ा नहीं, देख लेते हैं एक बार कि RMgX जो गिगनार्ड रिएजेंट है वाटर के संग कॉम्बाइन करता है, तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर इसे मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, वाटर में एक H है एक OH है, तो इसे तो H चाहिए, ये H का भूखा है, तो ये H+ और OH-, ये H यहाँ से लेकर इसके संग अटैच होता है R के संग। ठीक है, तो ये RH बन गया। और ये जो Mgx था, ये Mgx इस OH के संग अटैच होता है और ये ऐसा इस Mg और X के बीच में जाकर OH बस गया है। तो ऐसा होकर हमारा ये कंपाउंड बन रहा है। तो ये क्या था, ये जैसे हमने एक पहले एग्जांपल लिया था ना इसका कि गिगनार्ड रिएजेंट का इस R को मैं ले लेता हूँ CH3, इस Mg को ले लेता हूँ मैं Mg को तो Mg रखना है, और X को ले लेता हूँ मैं Cl। तो इसका अगर वाटर के संग कॉम्बाइन करे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखिए ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा और एक H आएगा, ये इसे ब्रेक कर सकता हूँ H में और OH में। तो ये CH3 तो जो है वो R है, तो CH3 जो है R, उसके संग एक H जुड़ जा रहा है, ये H, यहाँ ये वाला H, और साथ में Mg जो है उसके MgCl के संग OH आ रहा है, बीच में OH, तो MgOHCl। अब ये जो है ना इसके ऊपर अगर फोकस करें तो ये है क्या, CH3 के संग H मतलब CH4, ये क्या बन गया, एक मीथेन बन गया। मीथेन मतलब मिथाइल हैलाइड से मुझे मीथेन मिल गया, या गिगनार्ड रिएजेंट से मीथेन मिल गया, है ना। तो इसे ये कहाँ से मिल रहा था, ये ऐसे मिल रहा था CH3 मान लेता हूँ Cl, इसके संग मैग्नीशियम का जब रिएक्शन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो मुझे गिगनार्ड रिएजेंट मिल रहा था CH3MgCl। देखिए ना यहाँ पर ही तो हमने किया था CH3MgCl,
ये देखिए इसे पकड़ लेता हूँ CH3Cl, ठीक है ना, ये है CH3Cl, इसके संग मैग्नीशियम कंबाइन किया तो CH3MgCl। अब इसके संग अगर वाटर कंबाइन करेगा तो मुझे मिलेगा CH3 हाइड्रोजन के संग और साथ में MgOHCl, यही मिलेगा। तो क्या हो रहा है, एक एल्काइल हैलाइड से पहले गिग्नार्ड रिएजेंट बन रहा है और गिग्नार्ड रिएजेंट से फिर एल्केन बन जा रहा है ना। तो मतलब ये Cl को हटाकर मुझे हाइड्रोजन लगाना था, मैंने 2 स्टेप में किया, एल्काइल हैलाइड से गिग्नार्ड रिएजेंट और गिग्नार्ड रिएजेंट में वाटर मिलाकर एल्केन। ये आ रहा है समझ में ना। तो यही बातें यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए कि गिग्नार्ड रिएजेंट्स आर हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्ट विथ एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन जो H+ है, लाइक वाटर, अल्कोहल या एमीन, टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन मतलब ये एल्केन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज़ नेसेसरी टू कीप गिग्नार्ड रिएजेंट अवे फ्रॉम इवन ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर। हल्के से मॉइस्चर से भी गिग्नार्ड रिएजेंट को अलग रखना है, नहीं तो क्या होगा, वो एल्केन बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दिस इज़ वाई रिएक्शन फॉर ऑब्टेनिंग गिग्नार्ड रिएजेंट इज कैरीड आउट इन ड्राई ईथर। जो हमने अभी पढ़ा था कि ड्राई ईथर में ही ये रिएक्शन को करते हैं। देखिए ये जो रिएक्शन हम कर रहे हैं ये ड्राई ईथर में ही कर रहे हैं, ताकि ये जो गिग्नार्ड रिएजेंट हमें मिल रहा है उसमें कोई मॉइस्चर एंटर ना कर पाए। जैसे ही मॉइस्चर एंटर करेगा ये तो एल्केन बन जाएगा, मुझे ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ड्राई ईथर में रिएक्शन किया जाता है, ये भी पता चला हमें। साथ में जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, गिग्नार्ड रिएजेंट कैन बी यूज्ड एज अ मेथड फॉर कन्वर्टिंग एल्काइल हैलाइड टू हाइड्रोकार्बन। एल्काइल हैलाइड को एल्केन में बदलने का जो मेथड है वो भी गिग्नार्ड रिएजेंट से होकर जाता है। कैसे, यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, वेरी गुड। मैग्नीशियम के संग जब रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो ये गिग्नार्ड रिएजेंट बन रहा है, इस Br और इस एल्केन के बीच में ये Mg आ जाएगा, यही हो रहा है। आप इसे समझिए, ये क्या है, ये पूरा है R, ये है X। अब इस RX के बीच में क्या हुआ, ये R, ये हो गया Mg और ये फिर X, है ना, ये हो गया गिग्नार्ड रिएजेंट। अभी गिग्नार्ड रिएजेंट वाटर के संग कॉम्बाइन करेगा तो ये क्या है हमारा R के संग H, ठीक है, R के संग H और यहाँ पर Mg के संग OH घुसकर ये Br जो है ऐसा MgOH X, ठीक है, यही तो हमने यहाँ पर पढ़ा था MgOH X। तो इससे हम ये पता चल रहा है कि हम इथाइल ब्रोमाइड से इथेन बना सकते हैं। इसके पहले हमने यहाँ पर दिखाया कि यहाँ पर हम मिथाइल क्लोराइड से मीथेन बना सकते हैं, वैसे यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड से इथेन बना सकते हैं। तो ये गिग्नार्ड रिएजेंट का एक प्रॉपर्टी है, हमने ये सब सीख लिया यहाँ पर। ये पहला रिएक्शन था, रिएक्शन विथ मेटल्स, जहाँ मैग्नीशियम यूज हो रहे थे गिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए। दूसरा एक रिएक्शन है जहाँ पर हम सोडियम यूज़ करेंगे, बस 2 ही रिएक्शन है तो टेंशन नहीं है। तो दूसरा रिएक्शन ऐसा है जहाँ पर हम सोडियम यूज़ करेंगे और उनका नाम है वुड्स रिएक्शन। ये रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ा होगा क्लास 11 में। वुड्स रिएक्शन में जैसे RX है, ये एल्काइल हैलाइड है और हमारा सोडियम है और एक RX है, 2 RX है, मतलब 2 मॉलिक्यूल है RX के, एक यहाँ लिख दिया एक यहाँ लिख दिया समझने के लिए, और 2 मॉलिक्यूल है सोडियम के एटम। अब ये कैसे रिएक्ट करेंगे, ये ऐसे रिएक्ट करेंगे कि यहाँ से यहाँ ये सब एक साथ कॉम्बाइन कर लेंगे, तो 2NaX, ऐसा 2NaX ये बनकर अलग, और ये R और ये R एक दूसरे के संग जुड़कर RR। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर भी एल्केन बन रहा है, ये भी एक एल्केन है, लेकिन ये हायर ऑर्डर एल्केन है। अगर ये सिर्फ इस एल्केन की बात करें तो इसमें जितना भी R था, मतलब जितने भी कार्बन थे इसमें उतने ही कार्बन है, और ये दोनों जुड़ कर यहाँ डबल कार्बन हो गए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से समझिए, यहाँ हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड है जो पहले हमने लिया था इस एग्जाम्पल में। देखिए ये इथाइल ब्रोमाइड, इस इथाइल ब्रोमाइड में ये ब्रोमीन हटकर एक हाइड्रोजन लगता था तो 2 ही कार्बन रहते थे। ये देखिए 2 ही कार्बन है और इनका नाम है इथेन, 2 कार्बन वाले को इथेन कहते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से हमने इथाइल ब्रोमाइड लिया है, लेकिन यहाँ भी एक इथाइल ब्रोमाइड है, जैसे ये RX है ये XR है, वैसे ही इथाइल ब्रोमाइड और 2Na के संग रिएक्ट किया गया, तो ये ब्रोमीन 2Na और ये ब्रोमीन ये सब एक साथ रिएक्ट करके 2NaBr बना लिया, और ये CH3 CH2 और ये CH2 CH3 ये दोनों कॉम्बाइन होंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH3, जैसे ये दिखा रहे वैसे। अब यहाँ देखिए हमारा 2 कार्बन वाला एटम था इथाइल ब्रोमाइड, और यहाँ पर 4 कार्बन वाला एल्केन बन गया है जिसे हम ब्यूटेन कह रहे हैं। तो इथाइल ब्रोमाइड से
हम ब्यूटेन बना रहे हैं, 2 कार्बन वाले से 4 कार्बन वाला बना रहे हैं, 3 कार्बन वाले से हम 6 कार्बन वाला बनाएंगे, या 1 कार्बन वाले से हम 2 कार्बन वाला बनाएंगे, हमेशा क्या होगा, डबल हो जाएगा यहाँ पर। ओके, देखिए ये क्या लिखा है, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम इन ड्राई ईथर। वेरी गुड, ये रिएक्शन भी ड्राई ईथर में हो रहा है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है बिल्कुल। टू गिव हाइड्रोकार्बन या एल्केन कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द एल्काइल हैलाइड। हमें एल्काइल हैलाइड मिला था एल्काइल हैलाइड मिला था हमें इथाइल ब्रोमाइड का, लेकिन जब एल्केन बना तो ये ब्यूटेन बन गया। वेयर एज विग्नार्ड रिएजेंट वाले केस में ऐसा नहीं था, हमें एल्काइल हैलाइड मिल रहा था इथाइल ब्रोमाइड, और जब वो एल्केन बन रहा था तो इथेन ही बन रहा था। 2 कार्बन वाला 2 कार्बन वाले में ही कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर 2 कार्बन वाला 4 कार्बन वाले में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया वुड्स रिएक्शन विथ सोडियम, और वो था गिग्नार्ड रिएजेंट विथ मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसके साथ हमारा जो हेलो एल्केन था वो कंप्लीट होता है। अब हम हेलो एरीन्स के रिएक्शन में आते हैं। हेलो एरीन्स मतलब, हेलो एल्केन मतलब था कि एक चेन रहेगा, उसमें कहीं एल्केन कनेक्टेड रहेगा, चाहे ऐसे ब्रांच बना कर रहे या एंड में कहीं रहे, लेकिन चेन में एल्केन कनेक्टेड है। अब यहाँ हेलो एरीन्स मतलब रिंग में एल्केन कनेक्टेड है, ऐसा एक रिंग है, इस रिंग में एल्केन कनेक्टेड है, ये एक्स रिंग में एल्केन कह रहा था मैं, रिंग में हेलोजन कनेक्टेड है, सॉरी, यहाँ पर रिंग में हेलोजन कनेक्टेड है, यहाँ पर ब्रांच में हेलोजन कनेक्टेड थे, तो इसे हम कहते थे हेलो एल्केन, इसे हम कहेंगे हेलो एरीन। ठीक है, तो अब हेलो एरीन्स के रिएक्शंस देखते हैं, जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर इसमें यहाँ पर एलिमिनेशन मैंने लिख दिया है, लेकिन ये होना चाहिए था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ये सब हम अभी देखेंगे। और रिएक्शन विथ मेटल्स में यहाँ पर आता है वुड्स एंड फिटिक रिएक्शन और सिर्फ फिटिक रिएक्शन, 2 रिएक्शन है यहाँ पर भी। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वही है जहाँ पर X रिप्लेस हो रहा है OH के संग, ये जो X है वो रिप्लेस हो जाएगा OH के संग, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ भी है। तो ये सारी बातें देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर कुछ भी स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले ये एक पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, कि जो हेलो एरीन्स है उनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ना वो बहुत लेस रिएक्टिव होता है, मतलब जल्दी नहीं होना चाहता है। जैसे हेलो एल्केन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 रिएक्शन अच्छे से होता था, यहाँ पर हेलो एरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वेरी लेस रिएक्टिव है। अब वो क्यों है, इसके 4 पॉइंट्स है, 4 रीज़न है कि वाई हमारा हेलो एरीन्स जो है इज़ लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वही यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे। इसे कह रहे हैं एराइल हैलाइड, मतलब ही हेलो एरीन्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। ठीक है, ये फॉलोइंग रीज़न क्या है अब हम यहाँ पर देखते हैं। पहला रीज़न है रेजोनेंस इफेक्ट। In haloarenes, due to resonance, CCl bond acquires a partial double bond character. As a result, the bond cleavage is difficult. देखिए, जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना था, पहले भी हम लोग जो देखते थे उसी के पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्लोरीन के संग, कार्बन के संग 3 बॉन्ड ऐसा और यहाँ पर ये क्लोरीन ऐसा था। होना क्या था कि ये बॉन्ड को टूटना था, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लेकर चले जाएंगे, ये बॉन्ड को टूटना था और नए कोई बॉन्ड को यहाँ आकर जोड़ना था। ये न्यूक्लियोफाइल नए से कुछ आकर यहाँ से जुड़ते थे। ठीक है ना, ये इसे हम लोग X समझते थे, अभी यहाँ पर X की जगह क्लोरीन ले लिया हमने, यही हो रहा था। तो ये बॉन्ड टूटना था ना, तभी तो न्यूक्लियोफिलिक होगा, ये जाएंगे और कुछ आएंगे। यहाँ पर क्या है देखिए कि मान लेता हूँ कि ये हमारा एक हेलो एरीन है जो क्लोरोबेंजीन है, ये बेंजीन रिंग के संग क्लोरीन लगा है, तो इसे इस बॉन्ड को तो टूटना पड़ेगा, तब जाकर तो यहाँ पर कोई दूसरा न्यूक्लियोफिल आकर अटैच होगा, तो हम इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहेंगे। ये बॉन्ड टूटना नहीं चाहता। क्यों नहीं टूटना चाहता? क्योंकि यहाँ पर इस बॉन्ड में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। यहाँ पर क्या था, एक सिंगल बॉन्ड था जो हम हेलो एल्केन्स में पढ़ रहे थे, सिंगल बॉन्ड था नॉर्मल। यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, लेकिन नेचर या कैरेक्टर इनमें डबल बॉन्ड वाला है। अब ऐसा कैसे? बॉन्ड है सिंगल लेकिन कैरेक्टर डबल बॉन्ड वाला है, तो इसका पूरा क्रेडिट जाता है
रेजोनेंस को। अब यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है, यहाँ पर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर ऐसी कोई बातें नहीं थी, तो यहाँ पर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। आप थोड़ा सा फोकस कीजिए यहाँ पर, तो हमारा जो क्लोरीन है उसमें 6 लोन पेयर्स है और एक इलेक्ट्रॉन के संग ये कार्बन के संग बॉन्ड बनाए। अब ये जो एरोज दिखाते हैं ना, ये एरोज सिर्फ ऐसा दिखाते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसा होगा जैसा इस पिक्चर में दिखा है तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा ये वाला। फिर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जैसा एरो में दिखा है वैसा होगा तो ये मिलेगा, जैसा एरो में दिखा है वैसा होगा तो ये मिलेगा, फिर जैसा एरो में ऐसा दिखा ऐसा होगा तो ये मिलेगा। इस तरीके से आपको फॉलो करना है। तो यहाँ देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उठकर यहाँ आ रहे हैं, मतलब क्लोरीन और कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड था वहाँ पर आ रहे हैं, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। इनके 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में खर्च हो रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला गया है, तो ये पॉजिटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज। ये बात आपको समझ आई कि अगर ये क्लोरीन इसके संग बॉन्ड बनाता है, अगर ये क्लोरीन इसके संग और एक बॉन्ड बनाता है तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, 1 और 2। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे ना, जिसे मैं चलिए रेड से डिनोट कर देता हूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो उठकर यहाँ है बॉन्ड बनाने के लिए ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो अभी भी क्लोरीन के पास ही है, क्योंकि ये जो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है एक ही क्लोरीन के पास है। जो दूसरा रेड वाला इलेक्ट्रॉन है वो अब कार्बन के पास आकर खड़ा हुआ है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये जो रेड ये जो इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आकर खड़ा हुआ है, इसे ऐसे दिखाता हूँ तो और थोड़ा इजी होगा समझने में। ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। पहले ये दोनों इलेक्ट्रॉन ही थे क्लोरीन के, अब जब ये बॉन्ड पे यहाँ पर रखा है बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन अभी भी क्लोरीन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो ब्लू कलर का है वो चला गया है कार्बन के पास। तो क्लोरीन के पास अब 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया और कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। तो क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, और कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन है। यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए। फिर ये यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे जो बॉन्ड बना रहे थे वो दोनों उठकर ये वाले कार्बन पे आ गए। तो ये दोनों बॉन्ड यहाँ से उठ के ये कार्बन पे आए, तो ये कार्बन, इस कार्बन में से एक बॉन्ड निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, और इस कार्बन का तो 1 इलेक्ट्रॉन था और 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया और इसका 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया और 1 इलेक्ट्रॉन ये ब्लू वाला क्लोरीन से मिला, तो 1 इलेक्ट्रॉन गया, 1 इलेक्ट्रॉन मिला, दोनों न्यूट्रल होकर यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो गए और इनका क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। थोड़ा थॉट प्रोसेस से जाइए तो आपको ये समझ आएगा कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज हो रहा है और रिंग में नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और रिंग के नेगेटिव चार्ज अब घूम रहे हैं रिंग में। कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, एक बार इस पोजीशन पे आ रहे हैं, इस ऑर्थो पोजीशन पे, फिर थोड़ी देर बाद इस पैरा पोजीशन में, फिर थोड़ी देर बाद इस ऑर्थो पोजीशन में, और फिर थोड़ी देर बाद इस क्लोरीन में जाकर बस जा रहे हैं, फिर ऐसा बन जा रहे हैं, फिर ये साइकिल स्टार्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव ऐसे घूम के जाता है, फिर न्यूट्रल हो जाता है, फिर नेगेटिव घूम के जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो जब ये प्रोसेस चल रहा है हर समय, तो देखिए ये जो स्टेप ये वाला है 2, 3, 4, यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए कहा गया पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। हालांकि है तो देखने में ऐसा, लेकिन रेजोनेंस के कारण ये सारे स्ट्रक्चर्स भी अवेलेबल रहते हैं। इसका मतलब कि कभी सिंगल बॉन्ड कभी डबल बॉन्ड का पूरा साइकिल चलता रह रहा है। यही कारण है कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे, और डबल बॉन्ड को तोड़ना तो ज़्यादा आसान है नहीं, इसलिए यहाँ से क्लोरीन को इस कार्बन से, ये वाले कार्बन से क्लोरीन को अलग करना मुश्किल है, ठीक है ना। तो सिंपल शब्दों में इतना ही कहा गया है कि इन हैलो एडेन्स ड्यू टू रेजोनेंस द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एक्वायर्स ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, एज अ रिजल्ट द बॉन्ड क्लीवेज इज डिफिकल्ट, बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलो एडेन्स में जल्दी नहीं होता। और क्या कारण है, देखिए ये जब नॉर्मल हैलो एल्केन्स थे तो ये वाला हमारा जो कार्बन था ये sp3 और हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था, 4 चीज़ों से अटैच थी, ठीक है ना, दिखता है ऐसा। ये वाला कार्बन हमें पता है कि जो बेंजीन रिंग में जितने भी कार्बन होते हैं सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, तो ये कार्बन जो यहाँ पर है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का।
तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें तो ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखने में ज़्यादा सक्षम है कंपेयर टू ये कार्बन ज़्यादा खींच कर नहीं रख सकता अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन क्योंकि ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच कर रख सकते हैं स्ट्रांगली। क्योंकि ये स्ट्रांगली बॉन्ड को होल्ड करके रख सकते हैं, इस बॉन्ड को तोड़ना भी मुश्किल है। ये ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं रख पाते, इसे तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है। यही बातें यहाँ लिखी गई है। दी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उनका ऑर्डर ऐसा होता है, एंड कैन होल्ड द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ CX बॉन्ड, ये जो CX बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर है, मोर टाइटली देन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। ये जो जैसा जितने टाइटली इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं, उससे ज़्यादा टाइटली ये रख लेते हैं। हेंस बॉन्ड लेंथ ऑफ CX इज शॉर्टर इन हेलोएरिन्स एज कम्पेयर टू हेलोएल्केन्स। ये जो बॉन्ड लेंथ है C और X के बीच में, ये भी इस केस में शॉर्टर है, छोटा है, और यहाँ पर बड़ा है। अगर शॉर्टर बॉन्ड तो हमें पता है शॉर्टर दी बॉन्ड हायर दी स्ट्रेंथ, तो यही लिखा इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रेक दी शॉर्टर बॉन्ड। ये वाला फिर स्ट्रॉन्ग है बॉन्ड। तो हमने यहाँ भी देखा क्योंकि रेजोनेंस के कारण एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, और यहाँ पर हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है क्योंकि बॉन्ड कैसा है, शॉर्ट है। देखिए बॉन्ड लेंथ ऑफ CX इज शॉर्टर इन हेलोएल्केन्स। 2 कारण हुआ। तीसरा रीज़न इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। तो देखिए जब हमने SN1 रिएक्शन पढ़ा था, SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता था, SN1 सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, SN1 2 स्टेप्स में होते थे। स्टेप 1 में क्या मिलता था, हमें कार्बोकैटायन मिलता था ऐसा, और स्टेप 2 में क्या होता था, स्टेप 2 में इस कार्बोकैटायन पे कौन अटैक करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इतना ही तो काम था। ये कार्बोकैटायन तो बनना होगा ना, तभी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, यहाँ कैसे बनता था, कार्बन के संग हेलोजन कनेक्टेड रहता था, वो हेलोजन गायब हो गया, निकल कर चला गया बाहर, तो बचा कार्बोकैटायन। यहाँ पर भी कैसे बनेगा, सेम प्रोसेस है कि हमारा ये कार्बन के संग, ये वाले कार्बन के संग हेलोजन कनेक्टेड है, ये हेलोजन निकल कर चला जाएगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर, तो ये कार्बन जो रह जाएगा वो कैटायन बनकर रह जाएगा। तो ये वाला कार्बन एक कैटायन बनकर रह जा रहा है, और X जो है माइनस मतलब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर विदा ले लिया, बाहर चले गए। ओके, तो हमें क्या मिला फिर, ये मिला हमें फिनाइल कैटायन। इसे हम कार्बोकैटायन कहते थे, कार्बन का कैटायन। यहाँ हम करें फिनाइल कैटायन, मतलब ये फिनाइल है उसका कैटायन, ठीक है ना। अब बात यह है कि कार्बोकैटायन तो अगर 3rd डिग्री हो तो ज़्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री हो तो कम, 1 डिग्री तो और कम। लेकिन ये फिनाइल कैटायन है ना, ये बिल्कुल ही अनस्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है क्योंकि इनमें रेजोनेंस भी नहीं होता, ठीक है। तो इस कारण ये बनना ही मुश्किल है, ये बनना नहीं चाहता, और ये कैटायन ही नहीं बने तो फिर वो सब्स्टिट्यूशन इनमें क्या ही होगा। तो SN1 रिएक्शन होने की तो चांसेस इसमें बिल्कुल 0 है, किसमें, हमारे हेलो एरिन्स में। देखिए यही बातें यहाँ लिखी है। इन हेलो एरिन्स द फिनाइल कैटायन फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ सेल्फ आयनाइजेशन, स्टेप 1 ऑफ SN1 रिएक्शन। ये SN1 रिएक्शन का स्टेप 1 हमने दिखाया। स्टेप 1 ऑफ SN1 रिएक्शन जो होता है सेल्फ आयनाइजेशन, दैट इज नॉट स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। तो फिनाइल कैटायन में जो स्टेप 1 में सेल्फ आयनाइजेशन होता है SN1 रिएक्शन का, वो जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो नॉट स्टेबल है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। सो SN1 रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ भी पता चल रहा है कि हमारा जो सब्स्टिट्यूशन है वो नहीं होना चाह रहा है। लास्टली क्या है, इस पॉसिबल रिपल्सन। अब देखिए यहाँ पर रिपल्सन क्यों कहा जा रहा है, जो आने वाले हैं अटैच होने के लिए वो नेगेटिव है, और उनको क्या चाहिए था, कार्बोकैटायन चाहिए था जिनमें वो अटैक करे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये न्यूक्लियोफाइल को तो एक पॉजिटिव जगह चाहिए, कार्बोकैटायन ढूंढकर वो उसमें अटैक कर देता है। यहाँ ये इस हेलो एरिन्स में तो हमें ऐसा कुछ मिल रहा है, बेंजीन रिंग ऐसा। अगर ये मिल भी जाए तो इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन बहुत रिच होता है क्योंकि डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घूमता रह रहा है यहाँ पर। तो ये ऑलरेडी एक नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज ही है। अब इलेक्ट्रॉन जहाँ ज़्यादा है वहाँ न्यूक्लियोफाइल आने की कोशिश कभी नहीं करता, ठीक है ना। यही बातें यहाँ लिखी है कि इट इज़ लेस लाइकली फॉर इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल है, तो इट इज़ लेस लाइकली फॉर द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच हेलो एल्केन्स, ये वाला हेलो एल्केन्स।
इस इलेक्ट्रॉन रिच हेलो एल्केन्स में अटैक करना बहुत लेस लाइकली है, ठीक है। ड्यू टू पॉसिबल रिपल्सन बिटवीन देम, ये भी नेगेटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन रिच जो हेलो एल्केन है, हेलो एरिन्स है, सॉरी इलेक्ट्रॉन रिच हेलो एरिन्स है, वो भी नेगेटिव चार्ज, तो दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के नज़दीक आना डिफ़िकल्ट है। तो ये भी एक फोर्थ रीज़न है कि क्यों हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ हेलो एरिन्स नहीं होना चाहते हैं। चार रीज़न है, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आते हैं कि ठीक है, अगर भूले बिसरे ये रिएक्शन हो भी जाए तो एक रिएक्शन यहाँ देखते हैं जहाँ पर हमारा Cl को रिप्लेस करेंगे OH के संग, और ये हमारा एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। होना नहीं चाहता लेकिन बिल्कुल नहीं होगा ऐसा नहीं है, तो हो जाते हैं कभी कभी थोड़ा स्पेशल कंडीशन में, थोड़ा हार्श कंडीशन चाहिए, ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। देखिए अंदर ड्रास्टिक कंडीशंस, जैसे कि एक हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, तब जाकर ये रिएक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। क्या लिखा है, क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फेनॉल। ये हमारा क्लोरोबेंजीन, यहाँ से ये हटेगा और OH जुड़ेगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि क्लोरीन जो यहाँ से निकल के जा रहा है वो भी Cl माइनस था, एक न्यूक्लियोफाइल था, वीक न्यूक्लियोफाइल था, और जो OH यहाँ आ रहा है वो भी एक न्यूक्लियोफाइल है लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ से क्लोरीन गया और फिर यहाँ से OH आया, ये वीक न्यूक्लियोफाइल चला गया और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो हमें क्लोरोबेंजीन से फेनॉल मिलेगा। ये कैसे बनता है, बाई हीटिंग इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अंडर ड्रास्टिक कंडीशन ऑफ 623 के टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये ड्रास्टिक कंडीशन में अगर NaOH के संग इसे हीट किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो क्या होगा, ये क्लोरीन चला जाएगा और OH यहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, तो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम यहाँ पर कंडीशन के साथ देख लिए। अब एक बात यहाँ पर ये देखना है कि अगर इस क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो पोजीशन में या तो फिर पैरा पोजीशन में NO2, ठीक है, ये ग्रुप लगा दिया जाए तो ये ड्रास्टिक कंडीशन को रिड्यूस किया जा सकता है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमारा नॉर्मल क्लोरोबेंजीन है तो इसमें बहुत ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तब जाकर ये NOH के संग रिएक्ट करके इस Cl को हटाकर OH लगाएगा, ओके। लेकिन अगर इसी क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन में या तो पैरा पोजीशन में, ये ऑर्थो पोजीशन या तो पैरा पोजीशन में अगर NO2 लगा दिया जाए, ठीक है, तो ये ड्रास्टिक कंडीशन को रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि ये NO2 लगाने के बाद इनका हटना और उनका आना दोनों फेवरेबल हो जाते हैं। NO2 लगाने से अगर एक NO2 लगाऊंगा तो थोड़ा फेवर होगा, 2 NO2 लगाऊंगा तो और ज़्यादा फेवर होगा, तीनों NO2 लगा दिया तो बहुत ज़्यादा फेवर हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर में ही रिएक्शन हो जाएंगे, इतना हाई प्रेशर और टेम्परेचर की हमें ज़रूरत नहीं है। वही बातें यहाँ लिखी है, देख लेते हैं एक बार। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2, NO2 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है बेजिंग रिंग में से। तो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 at ortho and para position increases the reactivity of haloarenes and hence less drastic condition is required। अब समझने वाली बात यहीं पर थी कि ये जो NO2 था ये क्या चमत्कार कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। हमारा जो OH है ये क्यों नहीं आना चाहता, OH था न्यूक्लियोफाइल, मतलब माइनस नेगेटिव। हमारा बेंजिंग रिंग जो है वो भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन रिच ही है। अब इलेक्ट्रॉन रिच के पास इलेक्ट्रॉन रिच तो नहीं आना चाहेगा, जो हमने यहाँ पर पढ़ा था ये वाले में पॉसिबल रिपल्सन हो जाएंगे उनके पास। तो अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉन रिचनेस को कम कर दूँ, इस बेंजिंग रिंग के जो इलेक्ट्रॉन रिचनेस है उसे कम कर दूँ, कैसे कम कर सकता हूँ, उसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करके। अगर एक लगाऊँ तो थोड़ा वीक हो जाएगा, 2 लगाऊंगा तो और इलेक्ट्रॉन रिचनेस कम हो जाएगा, 3 लगाऊंगा तो और रिचनेस कम हो जाएगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन इस रिंग में से कम होगा, इनका पॉजिटिव चार्ज कह सकता हूँ बढ़ रहा होगा, तो न्यूक्लियोफाइल जो OH माइनस है उसे आकर यहाँ अटैक करने में सुविधा हो जाएगी। देयरफॉर ये ड्रास्टिक कंडीशन फिर नहीं चाहिए होगा, धीरे धीरे ये ड्रास्टिक कंडीशन कम कर सकते हैं।
जैसे कि अगर पैरा पोजीशन में सिर्फ एक न्यूक्लियोफाइल ये लगाया गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2, तो क्या हो रहा है, हमारा टेम्परेचर 623 से 443 केल्विन तक रख सकते हैं। ओके, अगर ऑर्थो पैरा दोनों में लगा दिया जाए तो फिर 443 से और कम करके 368 केल्विन पे भी ये रिप्लेसमेंट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अगर तीनों में ही लगा दिया जाए तो फिर देखिए जस्ट वार्म वाटर डालने से ही ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, हमें ये NaOH की भी ज़रूरत नहीं है और ना तो हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है। जस्ट गुनगुने पानी में अगर हम इसे मिला दें तो ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 3 NO2 जो है ये इसके रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को इतना अपने पास खींच लिए हैं, बाहर निकाल लिए, अपने तरफ विड्रॉ कर लिए हैं कि अब यहाँ पर पॉजिटिवनेस आ गया है, तो फट से एक OH आकर इसे रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, The effect of increasing in reactivity of haloarenes is seen only when electron withdrawing group that is NO2 is present at ortho and para position. No effect on reactivity of haloarenes is observed by presence of electron withdrawing group at the meta position. क्या कहना चाह रहा है कि ये जो NO2 मतलब जो हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हैं इनमें, तो क्या इफेक्ट मिल रहा है कि इनका जो ड्रास्टिक कंडीशन है वो कम होता जा रहा है। ये इफेक्ट हमें सिर्फ ऑर्थो और पैरा में ही मिलेगा। देखिए मैंने यहाँ पे भी बताया था, और ये पैरा और ऑर्थो पोजीशन में। मेटा ने क्या दोष किया ऐसा कि मेटा में अगर मैं NO2 लगाऊं तो कोई ड्रास्टिक कंडीशन में चेंजेस नहीं आएंगे, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। सिर्फ ये NO2 वाला जो प्रोसेस है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में ही देखने को मिलता है, मेटा में नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों? ठीक है, क्यों है तो उसका आंसर भी ढूंढ लेते हैं। यहाँ आते हैं सबसे पहले कि चलिए मैंने इनका पैरा पोजीशन में लगाया है NO2 को, तो क्या हो रहा है। फिर देखेंगे कि ऑर्थो में लगाया है तो क्या हो रहा है, फिर देखेंगे कि मेटा में लगाया है तो क्या हो रहा है, क्या डिफरेंस हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि ऑर्थो पैरा में NO2 काम करता है लेकिन मेटा पोजीशन में NO2 लगाऊं तो फिर वो कोई काम नहीं कर रहा। तो देखिए जब ये पैरा पोजीशन में NO2 लगा है तो कैसे कैसे प्रोसेस हो रहा है। ये बेंजीन रिंग था, एक क्लोरीन ऊपर लगा है, पैरा पोजीशन में NO2 लगा है। ये जो डबल बॉन्ड है ऐसे अंदर अंदर, ये डबल बॉन्ड यहाँ से उठकर ये वाले इलेक्ट्रॉन पे आ गए, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा। यही यहाँ पर हुआ, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हो गया और यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन नहीं, ये कार्बन नेगेटिव चार्ज हो गया और यहाँ पर जो कार्बन था जो क्लोरीन के संग जुड़ा है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है। देखिए अगर इस पोर्शन को मैं थोड़ा इस पोर्शन को अगर मैं थोड़ा जूम करके बनाऊं तो एक कार्बन है, डबल बॉन्ड है, दूसरा कार्बन है, यहाँ पर क्लोरीन लगा है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, ठीक है, और फिर यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड ऐसा है कार्बन के साथ। अभी मैं ये बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर ये बॉन्ड यहाँ से, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्ड अगर उठकर पूरा इसके ऊपर चले जाए, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाए, तो फिर क्या हो रहा है देखिए आप। अच्छा, इसके इस साइड भी, इसके इस साइड, ये वाले कार्बन के इस साइड में भी एक बॉन्ड बना रहे हैं ना, तो वो भी वहाँ पर बना देते हैं। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन उठकर इसके पास जा रहे हैं तो क्या हो रहा है देखिए, भेज कर देखता हूँ। दोनों इलेक्ट्रॉन जब उठकर इसके पास आ गए तो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। अब इस कार्बन का क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 3, एक यहाँ 4 और एक यहाँ 5। अब इस कार्बन के खुद के 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 इलेक्ट्रॉन से तो ये बॉन्ड बना रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इनको, इस बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होके आया था वो मिला, मतलब टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। जब 5 हो जा रहे तो नेगेटिव चार्ज हो जा रहा है। इनका क्या हुआ, इनमें एक तो यहाँ पर था, दूसरा यहाँ था, तीसरा यहाँ है, मतलब ये तीनों है, और चौथा यहाँ पर था जो अब नहीं है। तो अब इनके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं खुद के, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये अब हो गए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो जब भी यहाँ से ऐसे दिखाया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है उठकर यहाँ से, इस बॉन्ड से, यहाँ से बॉन्ड से उठकर इसके ऊपर आ रहा है, तो जैसे ये नेगेटिव चार्ज हो रहा है वैसे ही संग संग ये पॉजिटिव चार्ज भी हो रहा है, ठीक है ना। अब इस पॉजिटिव चार्ज को पीछा करते करते ही ये OH यहाँ आता है, आकर इनके संग जुड़ जाता है, और जैसे ही जुड़ जाता है फिर से नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से गायब, क्योंकि OH के पास माइनस था
और ये कार्बन के पास प्लस था, ये माइनस प्लस जुड़ गए, ये एक बॉन्ड यहाँ बन गया। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जो था वो गायब, पॉजिटिव चार्ज गायब और एक बॉन्ड बन गया यहाँ पर अलग से हाइड्रोजन के संग, ये OH के संग, वही यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब ये नेगेटिव जो है यहाँ पर, अब इस नेगेटिव जो अकेला रह गया इसका क्या काम है, इसका काम है अब इस पर सर्कल करके घूमना, गोल गोल रेजोनेंस करना। तो फिर जस्ट ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ये उठकर यहाँ चले जाएंगे, फिर यहाँ ये आएंगे तो ये उठकर यहाँ चले जाएंगे, ऐसे करके घूमता रहेगा। तो घूमने के दौरान हम क्या देख रहे हैं कि ये कौन कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है हमारे ये नेगेटिव, एक बार ये पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, दूसरी बार यहाँ पर आकर ये पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, ये पैरा वाला पोजीशन को, और तीसरी बार यहाँ पर आकर फिर से ये ऑर्थो पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। इस 3 पोजीशन में ही ये नेगेटिव चार्ज घूम रहा है। ठीक है, ये 3 पोजीशन में ये नेगेटिव चार्ज घूम रहा है। ये 3 पोजीशन के घूमते वक्त क्या इस 3 पोजीशन में भी कहीं भी इसे NO2 का सामना हुआ? तो ये वाले ऑर्थो पोजीशन में तो नहीं हुआ, ये वाले पैरा पोजीशन में NO2 का सामना हुआ। यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आया और NO2 का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ये वो नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ कर लिया। तो जब भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है और नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ कर ले रहा है तो ये थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा झुकाव है इसका, ये स्टेबल है ज़्यादा, क्योंकि चार्जेस हम हमेशा ऐसे ही चाहते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो, या तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो या तो फिर चार्जेस कम हो। अगर हमारा NO2 इस चार्ज को एब्जॉर्ब कर सकता है तो ये स्टेबिलिटी के मामले में इसलिए स्टार दिया गया है, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो इनके जो 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उसमें एक स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी हमें मिल रहा है, क्योंकि NO2 के पोजीशन में यहाँ पर माइनस था और इसी पोजीशन में NO2 भी लगा है, तो ये इस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो एक स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिल रहा है। यही कारण है, क्योंकि इसको स्टेबिलिटी मिलती है तो ये रिएक्शन ज़्यादा होना चाहता है, देयरफॉर ये NO के पोजीशन में लगा है तो OH यहाँ कनेक्ट हो जाता है। और थोड़ा रेजोनेंस में देखें तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएगा तो ये बॉन्ड वाले जो है दोनों क्लोरीन के पास जाएंगे और क्लोरीन फिर अलग हो जाएगा, OH रह जाएगा। ये पूरा प्रोसेस इस जो एरो यहाँ पर दिया गया है ना, उस एरो को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे से स्टडी होगा, अच्छे समझ आएगा। ये पेंसिल से एरो दिया गया है, बस इतना याद रखिए कि ये एरो का मूवमेंट जो यहाँ दिख रहा है वो मूवमेंट होने के बाद ऐसा दिखेगा जो ये सॉलिड लाइन से बना है। फिर यहाँ पे जो पेंसिल से एरो दिखे हैं वो अगर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो जाए तो वो ऐसा दिखेंगे, फिर यहाँ पर जो दिखे हैं वो अगर हो जाए तो ऐसा दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी जो मूवमेंट है वो अगर हो जाए तो ये दिखेंगे। ये बात आपको बस ऑर्डर समझना है कि जो मूवमेंट यहाँ दिखा रहे हैं वो होने के बाद उसके बाद वाले स्ट्रक्चर में वो दिखता है। तो यहाँ पर हमें एक रेजोनेंस स्टेबल स्ट्रक्चर मिला जो स्टेबिलिटी को अचीव कर रहा है। ऑर्थो में जाऊँ तो फिर से जब भी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहा है तो ये देखिए ये नेगेटिव चार्ज फिर से ऑर्थो पोजीशन में, पैरा पोजीशन में और फिर ऑर्थो पोजीशन में। देखिए ये पहले ऑर्थो पोजीशन में, फिर पैरा पोजीशन में, फिर ऑर्थो पोजीशन में। तो क्या इसे मौका मिला NO2 को इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का? आंसर है हाँ। इस ऑर्थो पोजीशन में जब NO2 कनेक्टेड था तो इसे मौका मिला विड्रॉ करने का। देयरफॉर ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ये स्टेबिलिटी इसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ भी इस 3 में से एक में स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो ये भी होना चाहिएगा। अब जब मेटा की बात करें तो यहाँ पे देखिए NO2 मेटा में कनेक्टेड है, लेकिन ये माइनस चार्ज जो है वो इस ऑर्थो में, फिर इस पैरा में और फिर इस ऑर्थो में ऐसे ही घूम रहा है। तो ये मेटा यहाँ कनेक्टेड है लेकिन उसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का तो कोई मौका ही नहीं मिल रहा है, नहीं ना, तो फिर इसका होना ना होना बराबर है। ओके, इतने समझने से आप फिर ये इस कंक्लूजन में आ सकते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो NO2 ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, जो ये वाला ऑर्थो पोजीशन में स्ट्रक्चर 1 एंड पैरा पोजीशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, मतलब ये वाला स्टार से दिया गया है। ठीक है ना, withdraws electron density from the benzene ring and thus facilitates the attack of nucleophile OH minus on the haloadenes. The carbon ion thus formed is stabilized by resonance. ये क्या बन रहा है? ये जो बन रहा है ये कार्बन का ही तो एनायन है, तो इसे कार्बन आयन कहते हैं। कार्बन आयन जैसे कैटायन होता है वैसे कार्बन आयन। तो कार्बन आयन जो बन रहा है उसे स्टेबलाइज कौन कर रहा है? ये NO2। किसमें? ऑर्थो और पैरा पोजीशन में जब कनेक्टेड है तब। मेटा पोजीशन में उसके कनेक्ट होने का कोई फ़ायदा हमें नहीं मिल रहा है। द नेगेटिव चार्ज इन द कार्बन आयन अपीयर्स
only at ortho and para position and not at meta position. Therefore, the presence of nitro group at meta position does not stabilize the carbon ion and no effect is observed on reactivity. समझ लिया हमने इसे भी, अच्छी बात है। नेक्स्ट वीडियो में हम हेलो एडिन्स के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड रिएक्शन मैटर्स इन दोनों को देखेंगे। थैंक यू।